Hello students, this is Naveen Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Management and Technology, Government Engineering College, Bikaner. Today's topic is the introduction of investment. So we should go on to the investment. Investment is the employment of fund on assets or venture with the aim of two important aim, that is earning income number one, and number two capital appreciation or both. We should talk about the income. Income means, suppose if you invest into the equity share and if you receive the dividend or interest from the debentures, this is called your income. As far as capital appreciation means if you invest in equity shares, suppose you buy equity shares of rupees 100 rupees today, and if you want to sell it after 1 year for rupees 120, so this price differentiation of selling rupees 20 is called your capital appreciation. It means the use of fund for productive purpose, for securing some objectives. We will talk about the objective in later for our session. The essential quality of an investment is that it involves waiting for reward. जितना आप वेट करोगे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड और रिटर्न रिसीव होता चला जाएगा. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज द अलोकेशन ऑफ मनी टू असेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू यील्ड सम गेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. दूसरी तरफ अगर हम बात करें पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो वो होता है कि जब हम अपने एक इन्वेस्टमेंट को सेवरल असेट्स में हम डिवाइड करते हैं. सपोज कीजिए मेरे पास रुपीज़ 10,000 है और मुझे इसको इन्वेस्ट करना है एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में, तो दैट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो. इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी स्टार्ट होती है सेवर्स के जात में. पहले मैं बता दूं सेविंग क्या होती है. सेविंग होती है जब आपका इनकम होती है वो एक्सेस करती है आपकी एक्सपेंडिचर को, तो जो बचता हुआ अमाउंट है उसको सेविंग करते हैं, और जिसके पास बचता अमाउंट हम उसको बोलते हैं सेवर. तो सेवर जब इन्वेस्ट करता है तो वो बन जाता है इन्वेस्टर. इन्वेस्टर दो तरह की एसेट्स में अपनी एसेट्स को एम्प्लॉयड कर सकता है. नंबर वन फाइनेंशियल असेट्स एंड नंबर टू फिजिकल असेट्स. फाइनेंशियल असेट्स में इंक्लूड होती है कैश, बैंक डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स, पेंशन स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, सर्टिफिकेट्स एंड डिपॉजिट्स. दूसरी तरफ हम बात करें इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स की, तो फिजिकल असेट्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे नंबर वन हाउस, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट्स या गोल्ड, सिल्वर, मेटल या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. अगर हम फाइनेंशियल असेट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है हमारे शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, यूटीआई यूनिट्स, स्टॉक एंड कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स. पहले हम बात करते हैं एसेट्स होती कितनी टाइप्स की हैं. जनरली दो तरह की एसेट्स होती हैं. नंबर वन फाइनेंशियल असेट्स एंड नंबर टू फिजिकल असेट्स. व्हाट इज फाइनेंशियल असेट्स? अ फाइनेंशियल असेट इज वन विच यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑन दी फर्दर क्रिएशन ऑफ असेट्स. एक ऐसी असेट जिससे हम आगे भी असेट्स को क्रिएशन कर सकते हैं. जैसे कि सपोज कीजिए मिस्टर ए बाइज इक्विटी शेयर्स एंड दीज शेयर्स आर फाइनेंशियल असेट्स सिंस दे अर्न इनकम इन फ्यूचर. अगर हम इक्विटी शेयर की बात करें, डिबेंचर्स की बात करें, बॉन्ड्स की बात करें, तो सारे ये कैटेगराइज्ड होंगे फाइनेंशियल असेट्स में, क्योंकि ये फर्दर क्रिएशन ऑफ असेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इनसे हमें फ्यूचर में डिविडेंड भी रिसीव्ड होगा और कैपिटल एप्रिसिएशन भी रिसीव्ड होगा. दूसरे तरह की असेट्स की हम बात करते हैं जो कि है फिजिकल असेट्स. फिजिकल असेट्स आर नॉट यूजफुल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स or not for earning income in future. For example, if Mr. X purchased land and building or gold or silver, so these are physical assets since they cannot be used for further production. Many physical assets are used for consumption only. अभी हमने examples की बात की, जैसे land and building, गोल्ड एंड सिल्वर, इनसे हम फर्दर क्रिएशन नहीं कर सकते हैं. दूसरी तरफ हमने बात की इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स की, इनसे हमारा फर्दर क्रिएशन हो सकता है. फिजिकल असेट जो है इनको हम केवल कंजम्पशन के लिए यूज में लेते हैं. फिर हम बात करते हैं कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू दी इन्वेस्टमेंट. पहला आता है इसमें सेविंग्स. सेविंग हम कहेंगे कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. सपोज कीजिए आपकी इनकम पर मंथ 10,000 रुपीज है और आपका पर मंथ एक्सपेंडिचर रुपीज 5,000 है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर में रुपीज 5,000 का, ये कहलाएगा सेविंग. सेविंग इज पुटिंग मनी असाइड so that it readily available for any sudden financial emergencies. ये ऐसी इमरजेंसीज, फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए काम आता है जो कि फ्यूचर में हमें ऑल ऑफ ए सडन हो सकती है. इसको हम सेविंग बोलते हैं. दूसरी तरफ हम बात करते हैं गैम्बलिंग की. A gamble is a very short term investment in a game of chance. It includes high risk and the expectation of high return. अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं गैम्बलिंग के, तो गैम्बलिंग लाइक हॉर्स रेसिंग,
कार्ड गेम्स, लॉटरी। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं या हम गेम प्ले करते हैं पैसों के लिए, जैसे हॉर्स रेसिंग की मैं बात करूं, अगर स्टार्ट हुई रेसिंग, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ आवर ये रेस खत्म हो जाएगी। इस पे अगर आपने बेट लगाई है और इससे अगर आप मनी अर्न कर रहे हो तो ये कैटेगराइज होगी गेमलिंग के अंदर। सेम मैं बात करता हूं गेम की और लॉटरी की। कार्ड गेम में भी हम देखते हैं कि जब हम कार्ड गेम या ताश का गेम खेलते हैं, उसमें अगर हम पैसे अर्न करते हैं, ये भी गेमलिंग की कैटेगराइजेशन में आएगा। ये इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गेमलिंग की, जैसे इट इज अनप्लान्ड, हम इसको खेलने का कोई प्लान पहले से करते नहीं है। नॉन साइंटिफिक होती है, जिसपे कि आप कभी भी ये पता नहीं लगा सकते हो कि इसमें जीता कैसे जाएगा। ये टोटल प्योरली लक के ऊपर डिपेंड होती है एंड विदाउट नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट नेचर ऑफ रिस्क। हमें पता नहीं होता है कि किस तरह की रिस्क के साथ हम प्ले करने वाले हैं। इट इज बेस्ड ऑन र्यूमर्स एंड टिप्स। थर्ड कंसेप्ट आता है आर्बिट्रेज। It is a planned method of putting the saving into different investment to get better return, taking advantage of price differences. इसका मैं एग्जांपल देता हूं आर्बिट्रेज का। सपोज मिस्टर ए है, उसने एक इक्विटी शेयर 6000 इक्विटी शेयर परचेज किए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से 10,000 रुपीज में। वो किए उसने 10:25 पे। तो आर्बिट्रेज क्या होता है कि एक मार्केट से आप परचेस करो और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप साइमल्टेनियसली उसको दूसरे मार्केट में सेल कर दो। तो जो डिफरेंशिएशन होता है एक मार्केट से दूसरे मार्केट में सेल करने का, इसका जो मार्जिन होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। तो आर्बिट्रेज यही होता है। इट इज ए साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल ऑफ एन असेट इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंसेज इन दी प्राइस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। This is usually take place on the different exchange और marketplace। यहाँ पे मैंने different exchange की बात की है। इसका मतलब है कि buy from one exchange, say for example Bombay Stock Exchange, and sell for the another exchange like National Stock Exchange or marketplace। Speculation. It is considered as an involvement of funds of high risk and more uncertain expectation of return. In speculation, people tend to buy asset with the hope that profit can be earned from price changes। देखें, स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टमेंट ये दोनों कई बार सिमिलर लगते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है इसका? स्पेक्यूलेशन में आप एसेट को बाय करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्राइस डिफरेंसेस से आप प्रॉफिट को अर्न करो। देन नेक्स्ट हम चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो इसके वेरियस बेसिस हैं। पहला बेसिस है टाइम होरिजन। इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होरिजन होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। जनरली हम इसको 12 मंथ या इससे ज्यादा का मानते हैं। अगर स्पेक्यूलेशन की हम बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, जो कि हम असेट को इवन वन डे में भी हम सोल्व कर देते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस चेंजेस, हेंस प्लान्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरा इसका बेसिस होता है रिस्क, एज्यूम्स मॉडरेट रिस्क और लिमिटेड रिस्क। वही हम अगर स्पेक्यूलेशन की बात करते हैं तो इट विलिंग टू अंडरटेक हाई रिस्क। रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में मॉडरेट रिटर्न होता है, जबकि स्पेक्यूलेशन में हाई रिटर्न और एज्यूमिंग हाई रिस्क होती है। देखें, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है रिटर्न में और रिस्क में। जितनी ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न होता चला जाएगा। इसमें जो डिसीजन होते हैं इन्वेस्टमेंट में वो फंडामेंटल फैक्टर्स को लेकर होते हैं, जैसे सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी। जबकि अगर हम स्पेक्यूलेशन की बात करें तो मार्केट बिहेवियर इंफॉर्मेशन, जजमेंट और मूवमेंट एट द स्टॉक मार्केट और इस तरह की चीजों को लेकर हम डिसीजन मेड करते हैं। जहां तक हम यूज ऑफ फंड की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में ओन फंड, खुद का फंड हम यूज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि स्पेक्यूलेशन में हम फंड को बोरो करते हैं, कहीं से उधार लाके स्पेक्यूलेट करते हैं उसको। देन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है टू अर्न इनकम और रिटर्न, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिटर्न। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न एक इन्वेस्टमेंट से कमा सकें। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि इफ अ रिलायंस शेयर इज परचेज्ड इन 2013 फॉर ₹500 एंड डिस्पोज्ड एट ₹600 एंड द डिविडेंड यील्ड इज ₹50, देन द रिटर्न वुड बी, देखें 500 में परचेज किया, 600 में डिस्पोज किया, तो 100 रुपीज, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। 50 रुपीज इसको डिविडेंड के तौर पे मिले तो इसका रिटर्न हो गया 150। दूसरी अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो है एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जो बाइंग प्राइस होती है और जो सेलिंग प्राइस होती है, इनका जो डिफरेंस होता है अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा इन्वेस्टमेंट का है मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। देखिए, रिस्क इतनी भी ज्यादा नहीं हो कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट, जो हमने मनी इन्वेस्ट की है वो पूरी डाउन चली जाए।
देन हम फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ ऑब्जेक्टिव की, सेफ्टी। जो हमने इन्वेस्ट किया है अमाउंट, वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ होना चाहिए और उसके साथ साथ में रिटर्न भी। ऐसा ना हो जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है वही डे बाय डे कम होता चला जाए। पांचवा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केटेबिलिटी, जब हम चाहें उसको एनकैश करा सकें। देन सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन। इन्फ्लेशन से हमें अगर इन्वेस्टमेंट में प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट की कोई सेंस नहीं है उस इन्वेस्टमेंट का। अगर सपोज कीजिए किसी कंट्री का इन्फ्लेशन 7% है, तो उस कंट्री में अगर आप इन्वेस्टमेंट मेड करते हैं तो उसका जो रिटर्न होना चाहिए या तो 7% या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन जरूर मिलना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट में। लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा इन्वेस्टमेंट का होता है मेथड ऑफ टैक्स प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऐसे मेड कीजिए जिसमें कि आपको टैक्स से रिडक्शन मिलती हो। जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट मेड करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज में तो आपको 80C 80D जो भी है इसके तहत आपको टैक्स में रिडक्शन मिलती है। दैट्स इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। थैंक्स।